ये वो चुनौती है जो मैं हर हफ्ते अपनी मंडली को देता हूँ। मैं एक लाइन देता हूँ और उसी लाइन से शुरू करके 6 अलग अलग राइटर्स लिखते हैं 6 नन्ही कहानियां। आज की कहानी का नाम है 2 घंटे और आज का चैलेंज है ये वाक्य। अब तक गाड़ी में बैठे बैठे 2 घंटे हो चुके थे। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य लकी राजीव ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी 2 घंटे। अब तक गाड़ी में बैठे बैठे 2 घंटे हो चुके थे। खटर खटर आवाज करती, अपने अंजर पंजर हिलाती हुई बस मानो सड़क पर रेंग रही थी। मैं एक शादी अटेंड करके आ रही थी। उन रस्मों में वैसे ही पूरी रात सोई नहीं थी, ऊपर से ये बस के हिचकोले। आंखें भारी हुई जा रही थी कि तब एक आवाज आई, आंटी मैं पीछे आ जाऊं, खाली है जगह। आगे वाली सीट पर करीब 15-16 साल की एक लड़की सीट के कोने में दुबकी हुई मुझसे पूछ रही थी। उससे थोड़ी दूर पर एक लड़का बैठा था। मेरे हाँ कहते ही वो लड़की अपना सामान संभालते हुए उठ खड़ी हुई। लड़का पैर फैलाए उसका रास्ता रोक कर बैठा था। मैंने तेज आवाज में कहा, ए पैर हटाओ, दिख नहीं रहा लड़की को बाहर आना है। लड़के ने पैर हटाकर रास्ता तो दे दिया, लेकिन गंदे ढंग से हंसते हुए बोला, काहे बुला लिया मैडम जी, इस सीट पे कांटे लगे थे क्या? मैं मन ही मन तय कर चुकी थी, इसकी स्टाइल तो निकलवा के रहूंगी। थैंक्स आंटी, वो मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा था। मेरे बगल में आकर बैठी उस लड़की ने भरे गले से कहा। उसकी डबडबाई हुई आंखें देखकर मेरा मन अजीब सा हो गया। कितनी भोली प्यारी सी बच्ची थी, मेरी बेटी की उम्र की होगी। मैंने प्यार से उसका हाथ थपथपा दिया। उसने चौंक कर मेरी कलाई देखी, मेरे कंगन की ओर इशारा करके बोली, आंटी आप ये सब क्यों पहनी है? ये रास्ता ठीक नहीं है। मुझे होश आया, मैं ऊपर से नीचे तक सोने के जेवरों से लदी हुई थी। हाथों में मोटे मोटे 2 कंगन, गले में चेन पेंडेंट, कान में झूलते हुए झुमके और उंगली में अंगूठियां। मैं अपनी बेवकूफ़ी पे खुद ही झल्ला गई। बस उधर शादी पूरी हुई और इधर मैं वापसी के लिए निकल ली। ये होश भी नहीं रहा कि जेवर उतार कर अटैची या पर्स में रख देती। अगर ये लड़की ना कहती तो मुझे याद भी नहीं आता। वो धीरे से फुसफुसाई, आप सब उतार कर रख दीजिए, थोड़ा ऐसे चेहरा नीचे करके, साइड में होके। मैं एकदम से घबरा गई और जल्दी से सारे जेवर अपने पर्स की भीतरी जेब में डालकर सीधे होकर बैठ गई। जरा सांस में सांस आई। इस बीच बस के आगे वाले हिस्से में जोर जोर से लड़ने की आवाज आने लगी। पूछने पर पता चला कि वही बदतमीज लड़का आगे कोई फसाद कर चुका था। मैं अपना पर्स संभालते हुए उठ खड़ी हुई। मौका अच्छा था उसकी अकड़ निकालने का। मैंने कंडक्टर से कहा, इसको बाहर फेंको, बहुत देर से परेशान कर रहा है सबको। मेरी बात पर सभी ने हामी भरी। वो लड़की भी मेरे बगल में खड़ी थी और लड़के के बस से उतरते ही वो भी बेफिक्र हो गई। करीब 5 मिनट बाद मेरा स्टॉप भी आ गया। अपना ख्याल रखना, कहते हुए मैंने उस बच्ची के गाल थपथपाए तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू आंटी। अगली बस आने में थोड़ा समय था तो मैंने स्टैंड पर चाय पीते हुए अपनी तसल्ली के लिए पर्स के अंदर वाली जेब टटोली तो जैसे दिमाग घूम गया। जेब खाली थी। पास पड़ी एक बेंच पर भड़ाक से पर्स पलट दिया, उसमें एक भी जेवर नहीं था। भैया मेरा सामान, मेरे जेवर चोरी हो गए भैया। वो जो बस अभी गई ना पुलिस स्टेशन। चाय वाले को बताते हुए मेरा गला सूख रहा था, आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो मुझे घूरता हुआ बोला, कोई लड़का लड़की चढ़े थे क्या बस में? बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य एकता नाहर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी 2 घंटे। अब तक गाड़ी में बैठे बैठे 2 घंटे हो चुके थे। गाड़ी उस छोटे से शहर का लगभग आधा चक्कर लगा चुकी थी। किसी रास्ते पर तो 2 बार से ज्यादा भी गुजर चुकी थी। स्ट्रीट लाइट के नाम पर जलते 2-4 बल्ब रात के अंधेरे को कम नहीं कर पा रहे थे। दुकानें बंद थीं और गाड़ी में पानी की एक बोतल भी नहीं थी। कैब ड्राइवर भी उकता गया था। उसने गाड़ी के मिरर से तिरछी नजर से पीछे बैठी अर्शी को देखा और बोला, मैम आप एक बार बता तो दो कहाँ जाना है। अपने ख्यालों में खोई अर्शी ने कैब ड्राइवर की बात ठीक से सुनी नहीं। रात के 9 बज रहे थे।
ये वक्त तो घर लौट जाने का होता है, लेकिन वो घर से दूर, बहुत दूर निकल आई थी। बार बार कैब की लोकेशन बदलती अर्शी को कहाँ मालूम था कि उसे कहाँ लौटना है। भाग जाने के बाद कोई घर कहाँ होता है। सोचते सोचते उसके ख्यालों में सवाल उतर आए थे। जब मुझे जॉब के लिए बाहर भेजना ही नहीं था तो बीटेक करने क्यों दिया? पापा ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे लिए किए गए फैसले में मेरी मर्जी भी जरूरी है। कितने खुदगर्ज हो गए पापा, मेरा जरा भी ख्याल नहीं रहा। सब दोस्त तो जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं? क्या हर बात मैं उनसे पूछ के करूं? अगर माँ होती तो ऐसा कभी नहीं होता। एक के बाद एक सवाल उसके अंदर चल रहे थे। फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। पापा का फोन था। फिक्र से भरे हुए तमाम मैसेजेस भी थे। वो सबको इग्नोर करके अपना ऑफर लेटर देखने लगी। उसने पापा से बिना पूछे लोकेशन बैंगलोर डाली थी। सोचते सोचते अर्शी की आंखें भीगी जा रही थीं। आंसू बार बार उसके फोन स्क्रीन पर गिरते। तभी कैब ड्राइवर की आवाज से अर्शी का ध्यान भटका। फोन पर बात कर रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना कहीं नहीं जाओगी, कहकर उसने फोन रख दिया। उसने देखा कि अर्शी उसे देख रही थी। मिरर में अर्शी की ओर देखा और बोला, पायल थी मेरी बेटी, जान से भी प्यारी है। दोस्तों के साथ बाहर जाने की जिद कर रही थी। आसपास इतना कुछ हो रहा ना मैडम, आए दिन अखबार में बुरी खबरें। उसे अकेले भेजने से डर लगता है, इसलिए ना चाहते हुए भी सख्त हो जाता हूँ मैं। कई बार 2-2 दिन तक नाराज रहती है, फिर जिद करके अपनी बात मनवा ही लेती है। अभी जाऊंगा तो मुंह फुला के बैठी होगी। गुस्से से भरी अर्शी को अचानक खुद पर कोफ्त होने लगी। पापा ही तो थे जो चाहते थे कि अर्शी अव्वल आए। सबसे कहते थे कि देखना, एक दिन मेरी बेटी बड़े होकर मेरा नाम ऊंचा करेगी। मगर माँ के जाने के बाद ही तो वो थोड़े ज्यादा फिक्रमंद हो गए थे। बेटियों के पिता का दिल कितना डरा हुआ होता है। डरे हुए दिल ऊपर से सख्त हो जाते हैं। क्या आज मैं भी वही करके उनको पूरी तरह से तोड़ नहीं दूंगी? ऐसे तो कोई माँ बाप बच्चों पर भरोसा नहीं कर पाएगा। कब तक नहीं मानेंगे? मनाऊंगी, यकीन दिलाऊंगी उन्हें खुद पर। क्या बुरा हो जाने के डर से हम बाहर का खुला आसमान नहीं देखेंगे? मैंने कैब की लोकेशन एक बार और चेंज कर दी। भैया, वहीं चलना है जहां से आपने मुझे पिकअप किया था। मैं वापस घर जा रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्या अनुलता राज नायर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, 2 घंटे। अब तक गाड़ी में बैठे बैठे 2 घंटे बीत चुके थे और सफर अभी बहुत बाकी था। ये लंबे रूट पर चलने वाली ट्रेन थी, अमृतसर से तिरुवनंतपुरम। 3rd AC के कोच में आमने सामने बैठे सभी लोग अब तक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना और औपचारिक सवाल पूछना शुरू कर चुके थे। नहीं, सब लोग नहीं, सिर्फ 5। छठवें एक बुजुर्ग थे जो चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहे थे। एक टक, सादा सा कुर्ता पायजामा पहने और सर पर पगड़ी, चेहरे पर महीन झुर्रियां। उनमें से एक 30-32 साल का आदमी अपर बर्थ पर कंबल ओढ़े लेटा हुआ था। आपस में बात करते करते एक सज्जन उन बुजुर्ग की तरफ देखकर बोले, बाबूजी कहाँ जा रहे हैं आप? और अकेले, साथ नहीं कोई आपके? बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, खाली आंखों से देखते रहे उन सभी लोगों को। फिर यहाँ वहां नजरें घुमाई, खिड़की से बाहर ताका और आहिस्ता से बोले, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, शायद अमृतसर। बाबूजी ट्रेन तो अमृतसर से ही आ रही है, वहीं से चढ़े होंगे आप। साथ नहीं कोई तो होगा ना? उन्होंने बुजुर्ग की हथेली थपक कर कहा। बुजुर्ग ने हाँ में सर हिलाया और हल्का सा हंस के बोले, मुझे क्या जरूरत साथ की, अभी अच्छा भला हट्टा कट्टा जवान हूं। बुजुर्ग की बात पर सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। कोई धीरे से फुसफुसाया, शायद दिमागी रूप से, या मजाक तो नहीं कर रहे? उन 5 लोगों में एक लड़की भी थी। उसने आगे बढ़कर बुजुर्ग का हाथ थाम लिया और बोली, बाबूजी कितनी उम्र होगी आपकी? बुजुर्ग जरा सा मुस्कुरा कर बोले, 1945 की पैदाइश है, तो 40 मान लो। सब एकदम खामोश हो गए। ट्रेन की धड़क धड़क के सिवा कोई दूसरी आवाज नहीं आ रही थी। तभी वो बुजुर्ग उठकर खड़े हो गए। मेरी छोड़ो,
मेरा बेटा, उसको देखा क्या किसी ने? वो अभी यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। कहते हुए उनका गला रुंध गया। उनके गले में लटका कार्ड बाहर झूल रहा था। सेफ रिटर्न कार्ड, आई कार्ड फॉर पीपल विद डिमेंशिया। ऊपर की बर्थ पर बैठे उस युवा आदमी ने करवट बदल ली। बेसब्री से स्टेशन आने का इंतजार करने लगा। अगले स्टेशन पर उतरना था उसे। उसने आंखें बंद की ही थीं कि नीचे हड़बड़ी सी होने लगी। बाबूजी, बाबूजी ठहरिए! सबकी लगातार आवाज आ रही थी, लेकिन वो सबको अनसुना करके मेरा बेटा, मेरा मुन्ना कहते हुए बाहर की ओर जा रहे थे। सब ने मिलकर उनको पकड़ लिया और वापस बिठा दिया। वो हौले हौले से सकने लगे। मेरा मुन्ना अकेले घबरा जाता है, मेरे बिना वो एक पल नहीं रहता, मुन्ना। ट्रेन रुकने लगी। स्टेशन आ गया था। ऊपर की बर्थ पर बैठा वो युवा आदमी धीरे से बर्थ से उतरा और बाहर गेट की तरफ जाने लगा तो बुजुर्ग की आवाज कानों में फिर से पड़ी, मुन्ना। वहां बैठे लोग उन्हें तसल्ली देने लगे। परेशान मत होइए बाबूजी, आ जाएगा आपका बेटा। वो युवा आदमी प्लेटफॉर्म पर उतरकर खड़ा हो गया, लेकिन कुछ अनमना सा था, बेचैन सा। कानों में बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, मुन्ना, मुन्ना। न जाने क्या ख्याल चल रहे थे उसके मन में। ट्रेन सरकने लगी। वो घबरा गया। अचानक वो वापस ट्रेन में चढ़ गया, अपने बाबूजी के पास। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, 2 घंटे। अब तक गाड़ी में बैठे बैठे 2 घंटे हो चुके थे। शहर से बाहर जाने वाली सड़क के किनारे मैं कार में बैठा डर से कांप रहा था। शहर में दंगा हुआ था। घर से निकलते वक्त जो मंजर मैंने देखे थे वो अब तक मेरी आंखों में कौंध रहे थे। जलती मोटरसाइकिलें, रोते बिलखते लोग और लाठी डंडे थामे भीड़ के मजहबी नारे। मोबाइल पर सोशल मीडिया से आ रही खबरें धड़कनें और बढ़ा रही थीं। क्या कर रहे हैं? तभी किसी ने गाड़ी का शीशा खटखटाया। एक लंबा चौड़ा शख्स था। मैंने शीशा नीचे किया तो वो झुका। क्या बात है? वो एक्चुअली मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, दोस्तों को फ़ोन किया, आते होंगे। कहते कहते मैंने देखा उसकी नज़रें मेरी कार के रियर व्यू पर बंधे अल्लाह मोहम्मद वाले लॉकेट पर थीं। लेकिन जिसमें सनसनाहट तब बढ़ गई जब मेरी नज़र उसकी कमीज़ के कॉलर के नीचे से झांकती रुद्राक्ष माला पर पड़ी। नज़रें मिलीं तो दोनों तरफ एक अजीब सा शक गहरा गया। एक पल में जहन में सोशल मीडिया पर दोस्तों, रिश्तेदारों की गुस्से और नफरत से भरी पोस्ट्स घूमने लगीं। मेरी हथेलियां पसीजने लगीं। मैंने मोबाइल कान पर लगाया। हेलो, हाँ, कहाँ हो तुम लोग? अच्छा, आए गए? चलो ठीक है, ठीक है। दूसरी तरफ कोई नहीं था। सच तो ये था कि थोड़ी देर पहले जिन दोस्तों को मैंने कॉल किया था, सबने कहा था कि वो सिर्फ कोशिश करेंगे। आ जाओ। हाँ ठीक है, हाँ, बस यहीं खड़ा हूँ। कहते हुए मैंने उस शख्स को देखकर शीशा चढ़ा दिया। वो कुछ पीछे हुआ और नंबर प्लेट देखने लगा। मैं घबराहट छुपाने के लिए मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल करने लगा। इधर सोशल मीडिया पर हर पोस्ट से नफरत टपक रही थी जो धीरे धीरे एक गुस्से और डर के मिले जुले रंग में मैं अपने अंदर भी महसूस कर रहा था। कनखियों से मैंने कार के साइड मिरर में देखा तो वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। शायद किसी को बुला रहा था। मैं कार से निकलकर भाग जाना चाहता था, लेकिन मौके का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक वो शख्स मुड़ा और सामने वाले पीले मकान में चला गया। मैंने फुर्ती से कार से निकलकर डिग्गी खोली और हाथ में लोहे का पाना थाम लिया। धड़कनें सीने से बाहर आई जा रही थीं। मैं बस दुआ करने लगा कि कोई दोस्त पहुंच जाए। अभी कुछ देर ही हुई थी कि एक आवाज से मैं चौंका। जी बताइए, क्या हो गया गाड़ी में? पलट कर देखा तो टूल बॉक्स लिए कोई आदमी खड़ा था। आप? मैं कार मैकेनिक, गोपाल भैया ने फोन किया था। उसने उसी पीले मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा। हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, वो कह रहे थे बेचारा कोई फंस गया है, मदद कर दो। फौरन चला आया। पाना मेरे हाथ से छूट गया। सर उठाकर एक गहरी सांस ली। ठीक उसी वक्त मेरा फोन बजा। हेलो,
मैंने कहा। दूसरी तरफ पापा थे। कहाँ पहुंचे तुम? उन्होंने पूछा तो मैंने कहा, बस आ रहा हूँ पापा। अरे जल्दी निकलना चाहिए था ना, शहर में हालात बहुत ख़राब हैं भाई, सोशल मीडिया पे देखा मैंने। उन्होंने कहा तो मैंने उस पीले मकान की तरफ नज़र की और कहा, हाँ पापा शहर के हालात ख़राब हैं, लेकिन फिक्र मत कीजिए, इस शहर को कुछ नहीं होगा। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य छवि निगम ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, 2 घंटे। अब तक गाड़ी में बैठे बैठे 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन सामने चौराहे से कोई भी शख्स मेरी कार की तरफ आता नजर नहीं आ रहा था। कोई ऐसी परेशान हाल माँ या पिता जो अपने बच्चे के लिए परेशान हो, व्याकुल हो उस 4-5 साल के प्यारे से बच्चे के लिए जिसे सड़क के किनारे अकेले चलते देखकर लगभग 2 घंटे पहले मैंने अपनी कार रोक ली थी। उसके नन्हे कंधों पर लाल रंग का एक छोटा सा बैग लटका था, जिसकी खुली जिप से एक खिलौना बाहर झांक रहा था। गले में पानी की बोतल झूल रही थी। जूते की लेस खुली हुई थी। झुके माथे पर बाल ढुलक आए थे और मुलायम गालों पर आंसुओं के निशान थे। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैंने खिड़की से झांक कर पूछा था। उसके गुलाबी होंठ कांप उठे। फॉरेस्ट। क्यों? मैं हैरान था। उसका मासूम चेहरा और बुझ गया। घर में कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब न्यू वाले छोटे बेबी को प्यार करते हैं। मैं फॉरेस्ट में रहूंगा, मोगली जैसे। उसके भोलेपन पर मेरे अंदर ढेरों लाड़ उमड़ आया और फिक्र भी। कार का दरवाजा खोलकर मैं मुस्कुराया। मेरे साथ चलोगे? मुझे पता है एक फॉरेस्ट, और गिटार बजाने वाले भालू की स्टोरी भी पता है, सुनोगे? उसके मासूम चेहरे पर कश्मकश उभरी। गोल गोल भूरी आंखें कुछ पल मुझ पर टिकी रहीं। फिर वो चढ़कर मेरे बगल में बैठ गया। मैंने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाते हुए कार चौराहे की तरफ वापस घुमा ली और पूछा, अच्छा बेटा घर किस तरफ है तुम्हारा? वो नाराज हो गया। अच्छा अंकल, आप बुद्धू बना रहे थे, मुझे नहीं जाना आपके साथ, यहीं उतरना है। मैंने कार रोक दी। चलो घर नहीं जाते, चॉकलेट तो खा सकते हैं ना। उसे बहलाते हुए मैंने चॉकलेट निकाल कर दे दी। वो मुस्कुराने लगा। सड़क पर निगाह डालते हुए मैंने पूछा, अच्छा कैसे पता कि मम्मी पापा तुम्हें प्यार नहीं करते? उसके होंठ फिर कांप गए। स्पोर्ट्स डे पर मैं रेस में फर्स्ट आया, सबके पेरेंट्स थे, बस मेरे पापा नहीं आए। घर पे मम्मा ने मेरा मेडल भी नहीं देखा। बेबी रो रहा था, मम्मा उसको सुलाती रही। मैं समझ सकता था उसके मम्मी पापा की मजबूरी, लेकिन इस छोटे से बच्चे की सुबकियां भी तो मेरा दिल जैसे मुट्ठी में भींच रही थीं। उसके सर पर हाथ फेरते हुए मैंने खखारा, कुछ भी हो प्यार तो वो दोनों तुम्हें ही ज्यादा करते हैं, पक्का। आपको कैसे पता? उसके रुआंसे सवाल पर मैंने तेजी से दिमाग दौड़ाया। क्या कहूं जो उसे यकीन आ जाए, वो खुशी खुशी घर लौट जाए। प्यार करते हैं तभी तो उन्होंने जरूर रखा होगा कुछ स्पेशल तुम्हारे लिए। देखो अपनी पॉकेट बैग में ढूंढो ना। मेरे मुंह से निकला। वो सामान खखोरने लगा और मैं मन्नत मांगने लगा। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। ये उसकी नन्ही उंगलियों में एक चमकीला स्टार फंसा हुआ था। शायद किसी खिलौने का टुकड़ा ही हो, पर मेरे लिए तो दुआ कबूल होने जैसा था। मैंने उसके माथे को चूम लिया। देखा, स्टार मतलब स्पेशल वाला प्यार। छोटे बेबी के पास थोड़े होगा ये, है ना? वो कुछ कहता तभी आगे चौराहे पर एक बदहवास सा शख्स इधर उधर पूछताछ करता दिखा। पापा पापा चिल्लाते हुए बच्चे ने गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ दौड़ लगा दी। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, 2 घंटे। अब तक गाड़ी में बैठे बैठे 2 घंटे हो चुके थे और इन 2 घंटों में हम पलकें बिछाए पायल जी का इंतजार कर रहे थे। अब तो पलकें भी जिद करने लगी थी कि भैया समेट लो हमें, शायद ज्यादा ही जल्दी आ गए थे हम।
जोर से बोलो। पिछली सीट पर बैठे भाई साहब एकदम कान के पास चिल्लाए, जय माता दी। पूरी बस के लोग एक स्वर में चिल्लाए, जोर से बोलो। भाई साहब फिर मेरे कान में घुस के चिल्लाए, कान में से खून निकाल के मानोगे क्या? इस बार हम खुद को रोक नहीं पाए। भाई साहब हमें घूरते हुए बोले, इतनी दिक्कतें तो आए का आए हो, घर पे बैठते। हम अंदर ही अंदर कसमसा के रह गए। अब उसे कैसे समझाते कि हम माता रानी के भक्त हैं, घोर भक्त, लेकिन प्रेम के पुजारी भी तो हैं। मिस पायल शुक्ला के प्रेम के पुजारी। 6 महीने पहले नौकरी के सिलसिले में शहर में आए थे हम, और ऑफिस के पहले ही दिन पायल जी से टकरा गए। हाय, माई सेल्फ पायल। बस मौका इंट्रोडक्शन पर ही हम दिल हार बैठे थे अपना। किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। कितनी फिक्र थी उनको हमारी। उसी दिन भाप गए थे कि स्कोप तो पूरा है। बस फिर क्या था, प्यार की प्रोसेस बड़े अच्छे से मालूम है हमें, अच्छे से फॉलो भी की। 6 महीने में इतनी गहरी दोस्ती कर ली कि पायल जी कई बार हमें अपना मोबाइल रिचार्ज करवाने को कह चुकी थी। अब मोबाइल रिचार्ज करवाने को बोलना कितना बड़ा ग्रीन, मतलब एकदम डार्क ग्रीन वाला सिग्नल है कि नहीं है? बस थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं हम। क्या पता दिल की बात उनकी जुबान से ही निकल आए। पर दिक्कत यह है कि ऑफिस में ना हमसे 5 कैबिन दूर बैठती हैं वो। उसके बाद घर जाने की जल्दी, मौका ही नहीं मिल रहा। यूं तो हम नास्तिक किस्म के हैं, लेकिन आखिरकार उस दिन मौका मिल गया। हमने पायल जी को वैष्णो देवी ट्रिप के बारे में किसी से फोन पे बात करते सुना। दादी, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, हम बुकिंग करवा रहे हैं बस। अपने फैसले खुद लेने वाली लड़कियां बहुत पसंद है हमको। लव यू पायल जी। हमने दिल की आवाज किसी तरह दबाई और तुरंत पायल जी के मोहल्ले से जाने वाली वैष्णो देवी की बस में अपनी सीट बुक करवा ली। लेकिन अब तक ये पायल जी आई क्यों नहीं? हम बस में बैठे यही सोच रहे थे। तभी 3-4 लोगों का झुंड बस में दाखिल हुआ। उनमें पायल जी भी थी। धड़कनें बढ़ गई थी। माय गॉड! अरे ललित जी आप? पायल जी हमें देखते ही बोल पड़ी, अरे पायल जी भाई क्या संयोग है, वाह! आज पता चला कि हम एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं। थैंक गॉड आप जा रहे हैं। अब मैं बेफिक्र होके सो सकूंगी घर जाके। घर जाके? अरे दादी के साथ आप है ना, तो मुझको चिंता नहीं रहेगी ना। अपने पीछे खड़ी दादी की तरफ पलटते हुए बोली, दादी ये ललित जी हैं, ऑफिस कलीग हैं मेरे, आप इन्हीं के साथ बैठ जाइए। तो वैष्णो देवी पायल जी नहीं, उनकी दादी और उनकी सहेली जा रही थी। पैरों तले बस खिसक गई थी हमारे। पायल जी दादी को दवाई देने, उन्हें उल्टियां ना हो इसलिए खिड़की वाली सीट पर बिठाने, ठीक से दर्शन करवाने जैसी हिदायतें देकर चली गईं। थोड़ी देर बाद बस शहर से निकलकर अंधेरी सड़क पे दौड़ रही थी। दादी हमारे कंधे पे सर टिका के सो चुकी थी। जोर से बोलो। पीछे वाली सीट पे बैठे भाई साहब फिर हमारे कान में घुस के चिल्लाए। हमने उन्हें घूर के देखा और इस बार सिर्फ इतना ही बोल पाए, जय माता दी। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी।